दोस्तों, एक बार फिर विल्डरनेस डेज के इस नए एपिसोड में आप सबका स्वागत है, आप सबका इस्तकबाल है। अब आप सब जानते हैं कि जंगल जितना शांत और जितना पुरसुकून दिखता है, हमेशा उतना होता नहीं है। मिसाल के तौर पर उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में तरह तरह की बहुत अच्छी और मज़ेदार चीज़ें देखने को मिलती हैं, लेकिन कभी कभार कुछ खतरनाक चीज़ें भी सामने आ जाती हैं। मिसाल के तौर पर जंगली हाथी का चार्ज। अब हाल ही में हमारे दोस्त आसिफ खान ने एक ऐसे चार्ज को अपने कैमरे में कैद किया। मस्त जंगली हाथी को उचित दूरी से ही देखा जाए तो अच्छा है, लेकिन अगर पर्यटकों की गाड़ी पत्थरों में अटक जाए और हाथी पास हो तो स्वाभाविक है कि हाथी आप पर हमला बोलेगा। हादसे से हिले हुए कॉफरमन से हमने कुछ घंटे बाद बात की। दुनिया भर के जंगल सफारी में घूमे हुए कॉफरमन का कहना था कि यह हादसा वो कभी नहीं भूलेंगे। First of all, I was afraid and I was shocked. I didn't know what to think. And I told you before, it's not the first time that I encountered an elephant. The last time was in Africa, in South Luangwa National Park. That was at night. Also an elephant charged me and I remember that I hid under the bed. Okay. And this time I didn't move, I didn't know what to think. Because there was no bed to hide under. Here was no bed to hide, nothing to do. I was very afraid. कुछ ऐसा ही हादसा हुआ इजराइल के डैन कॉफरमैन के साथ। गाड़ी में वो अकेले पर्यटक थे, पत्थरों में अटकी जिप्सी, सामने से गुस्से में आता हाथी और जिप्सी का ड्राइवर अपनी सीट में छुप गया। उस दिन वही हाथी जंगल में खेननौली और ढिकाला को जोड़ने वाली मुख्य सड़क पर कई बार दिखा। सबको अपने गुस्से की झलक दिखाते हुए और एक ट्रैफिक पुलिस की तरह अपनी सनक पर सवार लोगों को वहां से भगाते हुए। संयोग से कॉर्बेट का ढिकाला चौड़ हाथियों को देखने और फोटो खींचने की सबसे अच्छी जगह मानी जाती है। ये विशालकाय हाथी समूह में आमतौर पर शांत रहते हैं। इन्हें इस चौड़ के किसी भी कोने में देखा जा सकता है। और उसकी वजह भी है। गर्मियों में जब कॉर्बेट के ज्यादातर तालाब सूख जाते हैं, रामगंगा नदी वन्य जीव के लिए पानी की कमी पूरी करती है। जंगली मतवाले हाथियों को उनके अलग अलग मूड में देखने का यही सही समय होता है। दोस्तों, हम वापस आते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद।
दोस्तों, आज हम आपको कहानी सुनाते हैं एक मैन मेड नदी की, यानी कि इंसान द्वारा बनाई गई एक नदी की, जो वजूद में आई थी आज से 400 साल पहले। इस नदी का नाम है चरण गंगा और ये बहती है मध्य प्रदेश के बांधवगढ़ नेशनल पार्क में। बांधवगढ़ राष्ट्रीय पार्क के वन जीव की विविधता एक खास आनंद का अनुभव कराती है। और अगर आप पार्क के ताला इलाके में जाएं, जो कि आसान नहीं है क्योंकि वहां पर एक सफारी में सिर्फ 32 जिप्सियों के जाने की इजाजत है, लेकिन अगर आप उस जगह तक पहुंच गए तो आप बांधवगढ़ के जादू से बच नहीं सकते। लेकिन जहां एक तरफ बांधवगढ़ की खूबसूरतियां देखने को मिलती हैं, तो दूसरी तरफ आज भी बांधवगढ़ अपनी अतीत के साथ जुड़ा हुआ है। 4 शताब्दी पहले यहां के बघेल शासकों ने कुछ ऐसे फैसले किए जिन्होंने इस इलाके का नक्शा ही बदल दिया और बांधवगढ़ की नई कहानी लिख दी। बांधवगढ़ की इस कहानी के रहस्य की चाबी है चरण गंगा। ये सिर्फ नदी नहीं है, बल्कि बांधवगढ़ की जीवनदायिनी नदी है। ये वही नदी है जिसे 16वीं शताब्दी में बघेल शासकों ने बनाई थी। इस नदी को बनाने के बाद वो लोग इस जगह से करीब 300 किलोमीटर दूर रीवा में बस गए थे। चरण गंगा नदी के पास बांधवगढ़ के ताला इलाके में टाइगर की अच्छी खासी संख्या है। यानी ताला के 70 स्क्वायर किलोमीटर के इलाके में 23 टाइगर है, जबकि देश में औसतन 23 स्क्वायर किलोमीटर में केवल 1 टाइगर पाया जाता है। टाइगर के आंकड़ों का इजाफा और साथ ही टाइगर के लिए सही पर्यावरण का पूरा श्रेय चरण गंगा नदी को ही जाता है। बांधवगढ़ के इस अद्भुत इकोसिस्टम को समझने के लिए हमें ऊपर देखना होगा, इन पहाड़ियों के चट्टानों से परे। बांधवगढ़ के उच्चतम स्थान पर स्थित इस भव्य किले के अंदर यहां पर छुपा है चरण गंगा का राज। तत्कालीन बघेल शासकों ने किले के अंदर करीब 12 तालाब बनाए थे। इन तालाबों को बारिश के पानी को इकट्ठा करने के लिए बनाया गया था, ताकि किले में रहने वाले लोगों को पानी की कमी न हो। 1617 ईस्वी में बघेल शासक बांधवगढ़ को छोड़ रीवा में बस गए, लेकिन ये तालाब बारिश के पानी को इकट्ठा करते रहे। धीरे धीरे इन तालाबों का पानी पहाड़ की ऊंचाई से नीचे बहना शुरू हो गया और 200 मीटर आगे बनी विशाल भगवान विष्णु की प्रतिमा को छूते हुए ताला के मैदानों की तरफ बढ़ा। नदी के इस रास्ते ने इस इलाके को नया आयाम दिया है। किले में 12 तालाबों में अब भी बारिश का इतना पानी इकट्ठा हो रहा है कि चरण गंगा के बहाव और गति बनी रहे। इस राष्ट्रीय पार्क के निर्देशक श्री C.K. पाटिल ने हमें चरण गंगा के अद्भुत बहाव की जानकारी दी। तो ये जो 12 कुंड हैं, ये इन वाइल्ड लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ वाटर है, जो हिल्स के ऊपर है। ऊपर पानी के लिए इतना इम्पॉर्टेंट सोर्स होने के कारण हम जो है डाइवर्सिटी ऑफ वाइल्ड लाइफ देख पा रहे हैं। इसके बाद ये पानी जो है रिस्क करके शेषशैया के पास चरण गंगा रिवर बनाता है और लगभग पार्क के अंदर 8 किलोमीटर तक वो रिवर पेरेनियल सोर्स ऑफ वाटर है, जिसके चरण गंगा वो पेरेनियल रिवर है। एंड वो इन्हीं कुंड की बदौलत है, क्योंकि इनका जो पानी रिश्ता है वही जो है साल भर चरण गंगा के रूप में उपलब्ध रहता है। और जो भी हम वाइल्ड लाइफ की वैरायटीज़ देख रहे हैं वो इस पानी की वजह से ही है, तो उसके लिए भी इसका बड़ा महत्व है। भारत में अन्य सभी प्राकृतिक लोकप्रिय जगहों की तरह बांधवगढ़ में भी पर्यटन काफी बढ़ा है। पार्क का ताला इलाका यहां आने वाले लोगों को कभी निराश नहीं करता।
लेकिन बांधवगढ़ के वन्य जीव और प्राकृतिक सौंदर्य में मशगूल हम लोग नीचे देखना भूल जाते हैं। 4 शताब्दियों का चमत्कार जिसने इस जगह को जीवन दिया, चरणगंगा जीवनदायिनी नदी। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने आपको बताया था कि किस तरह से मध्य भारत के जंगल में एक खास हाथी की ट्रेनिंग चल रही है और उस हाथी का नाम है रामा। रामा की ट्रेनिंग अब पूरे जोर और शोर से चल रही है और अब रामा पहले जैसा जिद्दी छात्र भी नहीं रहा। पिछली बार तक रामा इंसान द्वारा दिए गए किसी भी निर्देशों को नहीं समझ रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा था और उसकी हिम्मत टूटती नहीं दिख रही थी। पर कर्नाटक से खास तौर पर आए महावतों की 10 दिन की पुरजोर ट्रेनिंग ने असर दिखाना शुरू कर दिया। रामा ने इंसानों से घुलना मिलना और थोड़े बहुत स्पर्श को स्वीकारना शुरू कर दिया है। ये ट्रेनर्स के लिए कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। जल्द ही रामा कुछ आदेशों का पालन करना भी शुरू कर देगा। महावतों को उम्मीद है कि अगले 6 महीने के अंदर रामा पूरी तरह से ट्रेंड हो जाएगा। एक जंगली हाथी की ट्रेनिंग की प्रक्रिया इससे पहले कभी भी रिकॉर्ड नहीं की गई और हम रामा की ट्रेनिंग की पूरी प्रक्रिया आपको आने वाले एपिसोड्स में जरूर दिखाएंगे। दोस्तों, अब रामा की ट्रेनिंग से आगे बढ़ते हैं उन समस्याओं की ओर, उन उलझनों की ओर जो कुदरत और जंगल से जुड़ी हुई हैं और जिनका मुकम्मल हल अभी तक हमारे पास नहीं है। हम चाहे भारत के जंगलों में गायब होते जानवरों की बातें करें या घटते जंगलों की बात करें या जंगल के आसपास इंसान और जानवरों के बीच लड़ाइयों की। काश लोकपाल बिल में इन मसलों को लेकर भी कुछ शब्द लिखे गए होते। खैर, इस वक्त पुख्ता हल तो हमारे पास नहीं है, लेकिन उम्मीद की किरणें जरूर है, क्योंकि भारत में कुछ ऐसे जंगल प्रेमी हैं जिन्होंने अपने ऊपर जंगल को और जंगल के जानवरों को बचाने का जिम्मा ले रखा है और उनमें से कई को परिणाम भी मिल रहे हैं। भारत के राष्ट्रीय पार्कों में पर्यटकों की बढ़ती भीड़ कुछ अलग तरह की समस्याएं लेकर आ रही है। आमतौर पर इस भीड़ को संभालने में लगे प्रशासन के लोग इतने व्यस्त हो जाते हैं कि महत्वपूर्ण मुद्दों का समाधान करना भूल जाते हैं, जैसे कि फसल के नुकसान के मुआवजा देना या फिर जंगली जानवरों द्वारा इंसानों पर हमले को रोकना। ये सब पार्क की सीमा के अंदर होता है। इन इलाकों के पास रह रहे गांव के निवासी अपने आप को व्यवस्था से कटा महसूस करते हैं और अपनी उपेक्षा का, गुस्सा का कुछ अलग तरीके से ही निकालती हैं। जैसे
टाइगर को जहर दे देना। हालांकि ऐसे मामले में वो बेगुनाही का दावा करते हैं और वन अधिकारियों पर ही उंगली उठाते हैं। 15 साल पहले जंगल प्रेमी और जंगल की खास जानकारी रखने वाले श्री नवीन एम रहेजा ने वन्य जीव और इसके समुचित प्रबंधन के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील डाली। उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने कई ऐसे फैसले पारित किए जिन्होंने देश में वन्य जीव नीतियों को नई दिशा दी। ये 1997 की बात है कि जब गवर्नमेंट ने मेरे को टाइगर क्राइसिस सेल का मेंबर बनाया। इससे मैंने पूरे देश में सब लोगों से, जितने भी फील्ड डायरेक्टर्स थे या जितने भी फॉरेस्ट ऑफिसर्स थे, मुझे उन सब से बात करने का मौका मिला और अंडरस्टैंड करने का मौका मिला कि हमारे देश में टाइगर पॉपुलेशन या टाइगर के ऊपर कितना बड़ा चैलेंज आ रहा है। क्योंकि चारों तरफ आवाज़ उठ रही थी कि टाइगर ख़त्म हो रहा है, और उसको अंडरस्टैंड करते हुए मैंने डिस्कस किया कि इसका क्या रास्ता है कि हम स्टेट्स और सेंटर मिलके इसके ऊपर कोई लार्जर एक्शन प्लान इमीडिएटली इम्प्लीमेंट कर सकें। तो स्टेट गवर्नमेंट्स का ये था कि भाई हमारे पास फंड नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है और हमारी पॉलिटिकल प्रायोरिटी नहीं है। और सेंटर का ये था कि ये स्टेट सब्जेक्ट है, लार्जली फॉरेस्ट जो है सारे ये टाइगर रिजर्व स्टेट्स में आते हैं और स्टेट्स को से ये सारी चीज़ें इम्प्लीमेंट करवाना इतना आसान नहीं है। तो म्यूचुअली ये रास्ता निकला कि भाई मैं इमीडिएटली जो है इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट में अगर अप्रोच करें तो स्टेट और सेंटर को इकट्ठा लाके ये सारी इश्यूज जिसके कारण से शेर ख़त्म हो रहा है देश से, इनको एड्रेस किया जा सकता। क्या बात है। लकीली उस पिटीशन को जब सुप्रीम कोर्ट में डाला मैंने, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी उसको बड़ी पॉजिटिवली एक्सेप्ट किया और उसकी एडमिशन के साथ साथ उन्होंने ऑर्डर किया कि सारे स्टेट सेक्रेटरीज और सेंटर में जो हमारे सेक्रेटरी हैं वो बैठ के ये सारी इश्यूज जो पिटिशनर ने हाईलाइट किए उनके ऊपर डिस्कस करें और इसके ऊपर एक यूनिफॉर्म स्ट्रेटजी बनाएं आपस में कि शेर को बचाने के लिए क्या क्या इसमें से किया जा सकता है या करने की अर्जेंट ज़रूरत है। तो सेक्रेटरी एनवायरनमेंट और सेक्रेटरी फॉरेस्ट ऑफ टाइगर स्टेट्स जो थे, इन्होंने फिर सीरीज़ ऑफ मीटिंग्स करी। उन मीटिंग्स के बाद एक फाइनल सेंट्रल गवर्नमेंट ने एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में फाइल किया कि इन 20 में से 11 पॉइंट ऐसे हैं, क्या बात है, जिसके ऊपर हम एक ही प्लेटफॉर्म पे हैं और ये 11 पॉइंट ऐसे हैं जिनको हमें बिना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के भी इम्प्लीमेंट करना चाहिए। और उसका नतीजा आज शेर की पॉपुलेशन जो एक्सटिंक्शन की तरफ और हर साल हम लूज कर रहे थे, वो वापस बढ़ने की तरफ ट्रेंड में आ चुकी है और शेर हमारे जंगलों में वापस दहाड़ रहा है। क्या बात। हालांकि वन्य जीव और प्राकृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए अदालत का हस्तक्षेप आम बात नहीं है। इन बेज़बान जानवरों के अधिकारों की रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। वन्य जीव हमारी इकोसिस्टम के लिए जरूरी है। इनके लिए आवाज उठाना अपने लिए आवाज उठाना है। और अब दोस्तों अफसोस, लेकिन वो वक्त आया है जब हमें मजबूरन आपसे इजाज़त लेनी पड़ती है। लेकिन हम वादा करते हैं कि अगले हफ्ते हम वापस आएंगे कुछ ऐसी कहानियां लेकर जो आपको उकसाएंगी, लुभाएंगी और शायद मुस्कान भी देंगी। मसलन एक अनाथ लेपर्ड कब का पालन पोषण, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि कान्हा नेशनल पार्क में केवल 250 रुपए में आप एक टाइगर देख सकते हैं। तो इजाज़त।